प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी समाजी विज्ञान का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि यहाँ फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ कब हुआ था। तो 14 जुलाई सन 1789 की सुबह पेरिस नगर से इस क्रांति का आरंभ हुआ था। और यह जो महान क्रांति है फ्रांसीसी क्रांति, इसकी शुरुआत तो 1789 से हुई और यहाँ समाप्त कब हुई? 1799 तक। ठीक है, तो आप पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ सन 1789 से हुआ और कब तक चली यहाँ क्रांति? तो 1799 तक। अच्छा, अब यहाँ क्रांति क्यों चली? तो इसके पीछे एक कारण है। देखिए, एक राजवंश था फ्रांस में, बुर्बो राजवंश, और इसका शासन उस समय हुआ करता था। तो ये जो बुर्बो राजवंश था, इसकी शासन प्रणाली बहुत ही खराब थी। तो उस कारण से वहाँ पर इस क्रांति का आरंभ हुआ था। तो देखते हैं किस प्रकार इस क्रांति का आरंभ हुआ। देखिए, अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के पहले जो फ्रांस का समाज किस तरह का था। तो देखिए, सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। जो एक राजवंश था उस समय, उस राजवंश का ही शासन चलता था। कौन सा राजवंश था? वो बुर्बो राजवंश था। ठीक है, और ये जो लुई 16 है, इसका जो जन्म है वो 23 अगस्त सन 1754 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था लुई 16 का जन्म? 23 अगस्त 1754 में हुआ था। और इसका जो जन्म हुआ था वो बुर्बो राजवंश में हुआ था। चूँकि बुर्बो राजवंश का नियम था कि उन्हीं का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा, इस कारण से लुई 16 को फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया गया। अब जब इसको राजगद्दी के ऊपर बैठाया गया, उस समय सिर्फ इसकी उम्र कितने साल की थी? केवल 20 वर्ष की इसकी उम्र थी। तो उस समय केवल इसकी 20 वर्ष की ही उम्र थी। उसी समय इसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ। और राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, अर्थात जैसे ये राजा बना और राजा बनने के बाद में इसने राजकोष की तरफ जाकर देखा तो उसे खाली पाया। अच्छा, अब राजकोष का अर्थ क्या है? राजकोष का अर्थ आप बोल सकते हैं सरकारी कोष, अर्थात सरकारी खजाना। इसको परिभाषित किस प्रकार दीजिएगा? यदि परिभाषा आपसे पूछ ले कि राजकोष किसे कहते हैं, तो वहाँ स्थान जहाँ पर राजकीय धन संपत्ति सुरक्षित रखी जाती है, वहाँ स्थान जहाँ पर जो राजकीय धन संपत्ति होती है, यानी कि राजा महाराजाओं की संपत्ति, यानी सरकार की जो संपत्ति होती है, उसे सुरक्षित रखा जाता है, उसे ही राजकोष कहते हैं। ठीक है, तो इसने जैसे ही राजा बनने के बाद में राजकोष को देखा तो राजकोष खाली पाया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे और ऊपर से जो वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का जो बोझ था वो तो अलग से ही था। अच्छा, अब वर्साय क्या है? तो वर्साय जो है फ्रांस का एक प्रमुख शहर है जो 1789 तक राजा महाराजाओं का निवास स्थान था। क्योंकि चूँकि 1789 के बाद में यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गई और 1799 के बाद तो यहाँ से राजा महाराजाओं का अंत हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार तो वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की जो शानो शौकत थी उसको बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से ही था। और उसी समय जो
ये लुई 16 के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में भी सहायता दी थी। मतलब इस लुई 16 ने क्या किया था, जो फ्रांस था वहाँ ब्रिटेन को अपना दुश्मन मानता था। अब ये दुश्मन मानता था तो इस कारण से इसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका को सहायता दी। ठीक है, किसको सहायता दी? अमेरिका को। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि फ्रांस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ पहले से ही चढ़ा हुआ था। मतलब लिब्रे का मतलब होता है कि फ्रांस की मुद्रा, जैसे हमारे भारत की मुद्रा है रुपया, उसी प्रकार फ्रांस की जो मुद्रा थी उस समय वो थी लिब्रे, जिसे 1794 में, कब? 1794 में इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो इस पर मतलब पहले से ही 2 अरब लिब्रे का कर्ज था और ऊपर से जब इसने युद्ध किया तो 10 अरब लिब्रे का से भी अधिक का कर्ज और उसके ऊपर चढ़ गया। ठीक है, अब जो फ्रांसीसी सरकार थे जिन्होंने उसको सरकार को कर्ज दिया, वहाँ कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई, पर लेकिन यहाँ कदम भी उसका नाकाफी था। मतलब जो रोज़मर्रा की ज़रूरत थी, सेना के रखरखाव, राज दरबार की शान शौकत के लिए जो खर्च करना पड़ता था, सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए जो भी खर्च था उसके लिए फ्रांसीसी सरकार उन सभी खर्चों को चलाने के लिए जो फ्रांसीसी सरकार थी वहाँ करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई, यानी मजबूर हो गई। बाध्य मतलब होगा मजबूर हो गई, लेकिन उसका यहाँ कदम भी नाकाफी था। अब देखिए, पहले हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में फिर से एक बार और हम रिपीट देखते हैं। देखिए, हमने अभी तक यहाँ जाना है कि जो लुई 16 था उसका जन्म 23 अगस्त 1754 में फ्रांस के बुर्बो राजवंश में हुआ। ठीक है, अब ये बुर्बो राजवंश का उस समय क्या था, शासनकाल चलता था, उन्हीं का पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा। तो सन 1774 में बुर्बो राजवंश का जो लुई 16 था वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। जब ये राजगद्दी पर बैठा तो केवल इसकी उम्र कितनी थी उस समय? 20 साल थी। और उसका विवाह किसके साथ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट के साथ हुआ था। जब इसने राजा बन गया तो इसने राजकोष को देखा तो खाली पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लंबे समय तक जो युद्ध चल रहा था फ्रांस का, उसके कारण उसके वित्तीय संसाधन पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। और ऊपर से जो उसका वर्साई का विशाल महल था, उसके राजदरबार की शान शौकत बनाए रखने की जो फिजूल खर्ची का बोझ तो सरकार के ऊपर और अलग से था। और इसी समय सरकार ने क्या किया था, ब्रिटेन से अपने अमेरिका के जो 13 उपनिवेशक को आज़ाद कराने के लिए उसकी सहायता दी थी। उसी कारण उस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज और जुड़ गया। और चूंकि पहले से उसके ऊपर कितना कर्ज था? 2 अरब लिब्रे का। अब जब सरकार पर बोझ बढ़ता गया तो जो भी जिन्होंने पैसे सरकार को दिए थे, यानी कि कर्जदाता, कर्ज देने वाले, तो जिन्होंने भी सरकार को कर्ज दिया था वो 10% ब्याज की मांग करने लगे। और इसके लिए क्या किया फिर सरकार ने? उसके लिए सरकार ने अपने जो जिनसे टैक्स लेती है सरकार, उन टैक्स में वृद्धि करने का फैसला लिया। ठीक है, और अब देखते हैं, अब टैक्स जब बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था, यानी कि 3 भागों में बटा था। और केवल जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो ही कर अदा करते थे। मतलब तीसरे स्टेट के लोग
कर अदा करते थे, पहले और दूसरे स्टेट के लोग कर यानी कि जो टैक्स है वो नहीं देते थे। ये फ्रांसीसी समाज इस तरह से बटा हुआ था। देखिए प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के आते थे। पादरी वर्ग जैसे मान लिया अपने इधर ब्राह्मण रहते हैं, इसे उसी तरह जो चर्च में रहते हैं वो कहलाएंगे पादरी वर्ग के अंतर्गत। द्वितीय स्टेट के अंतर्गत आते थे कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में जो राजा महाराजा, ठीक है। और तृतीय स्टेट में बड़े, देखिए तृतीय स्टेट जो था यानी कि जो तीसरा भाग था वो 3 हिस्सों में बटा था। पहले हिस्से में बड़े व्यवसायी और व्यापारीगण थे, अदालती कर्मचारी और वकील आदि लोग थे, मतलब कुछ धनी लोग, ठीक है, अमीर लोग। और दूसरे भाग में किसान और कारीगर थे, और लास्ट में छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर और नौकर थे। इस प्रकार जो फ्रांस का समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहले वर्ग में पादरी वर्ग के लोग आते थे, और दूसरे में कुलीन वर्ग, और जो तीसरा स्टेट था वो 3 हिस्सों में बटा था, जिसमें कुछ बड़े अमीर लोग थे और कुछ गरीब लोग थे। तो ध्यान रहे कि जो तृतीय स्टेट है इसमें कुछ लोग तो अमीर थे और कुछ गरीब भी थे, ठीक है। अब देखिए वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन समानती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है, जो मैंने अभी आपको बताया चित्र। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, ठीक है। और लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। कहने का मतलब ये है कि जो पूरी आबादी थी फ्रांस की उसमें 90% तो किसान थे, लेकिन सभी अपनी ज़मीन के मालिक नहीं थे। कहने का मतलब है दूसरे के वहाँ काम करते थे, मजदूर थे, और मालिक कोई और रहता था, और उनकी ज़मीन के ऊपर ये किसान काम करते थे, फसल उगाया करते थे और कर देते थे, ठीक है। यानी कि जैसे कुलीन वर्ग के और पादरी वर्ग के लोगों के पास ज़मीन थी, बड़े बड़े किसानों के पास, वो किसान के अंतर्गत नहीं आते थे, पर लेकिन वो पादरी वर्ग में थे इसलिए उन्हें टैक्स से छूट थी, कुलीन वर्ग में थे इसलिए टैक्स से छूट थी। और ये जो बेचारा किसान था ये उनके खेतों में मजदूरी करता, मजदूरी करने के बाद में उनकी सेवा भी करता और ऊपर से कर भी देता, यानी कि टैक्स भी यही देता था। तो ये देखें, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। मतलब 60% जो जमीन थी उसके ऊपर तो कुलीनों और चर्च के तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार थे जो उनको जन्म से ही प्राप्त थे। मतलब जो पादरी वर्ग के और कुलीन वर्ग के जो थे उनको तो पहले से ही क्या जन्म से ही उनको अधिकार ऐसा था प्राप्त कि उन्हें कोई कर नहीं देना, ठीक है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिया जाने वाले करों की छूट, मतलब उनको राज्य को कोई कर नहीं देना है। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। वहाँ किसानों से सामंती कर वसूल करता था, मतलब वो किसानों से ऊपर जो पहले तो उनकी ज़मीन पर ही काम करते थे और उसके ऊपर से उन किसानों से ही वो कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा करते थे एवं घर एवं खेतों पर काम करना, सैन्य सेवा देना तथा सड़कों के निर्माण के सहयोग आदि करने के लिए बाध्य भी थे। कहने का अर्थ ये मतलब कि वो काम उनके वहाँ खेतों में काम भी करते थे और ऊपर से जो भी सड़क निर्माण होती थी, खेतों सेवाएं देते थे उनके वहाँ, जिसके बावजूद वो ऊपर से उनको कर भी देने के लिए वे बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड के रूप में वसूलता था। अब देखिए टाइड का अर्थ क्या है, जो चर्च था वहाँ किसानों से क्या करता था, उस जो उपज हुई उससे एक हिस्सा
धार्मिक कर के रूप में, मतलब मंदिर का निर्माण, जैसे अपन इधर हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर के निर्माण के लिए हमसे जैसे बोलते हैं विराड या फिर चंदा, वो जो चंदा था उसी प्रकार से वो हिस्सा उनसे लेता था। किनसे? किसानों से। तो चर्च भी करों का एक हिस्सा टाइड धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। देखिए, जो किसान थे और जो तीसरे स्टेट के जो ये थे बड़े व्यवसायी, अदालती, किसान, कारीगर, ये छोटे मजदूर, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, केवल यही तीसरे वर्ग के ही लोग कर देते थे। और जो पहले स्टेट यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग केवल कुछ नहीं करता, आराम करता। और ये बेचारे किसान, ये तीसरे स्टेट के लोग थे, ये कमाते, उनके खेतों में काम भी करते और उसके बाद में उन्हें कर भी देते थे। अर्थात मतलब जो पहला स्टेट और दूसरा स्टेट वो केवल बैठ के ही खाने का काम करता था। ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। मतलब जो अप्रत्यक्ष कर है वो भी किस पर? नमक, तंबाकू जैसी। जो प्रत्यक्ष कर है वो तो लेते थे और अप्रत्यक्ष कर भी लेते थे। ठीक है। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता ही वहन करती थी। मतलब जो जनता है वही सरकार का पूरा काम जो खर्चे है उसको उठाती थी। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या चीज़ सीखी, तो आइए उसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। देखिए, कुछ याद रखने योग्य बातें हैं इस अध्याय से आपकी। जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी शुरुआत 14 जुलाई 1790 में पेरिस शहर से हुई थी। यहाँ जो महान क्रांति है वहाँ 1790 से 1799 तक चली। और लुई 16वां का जो जन्म है वहाँ 23 अगस्त 1754 में फ्रांस के बुर्बो राजवंश में हुआ था। और ये मैंने थोड़ा सा बताया नहीं आपको, दिमाग पर से उतर गया था। तो बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। मतलब ये राजा महाराजाओं का जो स्थान था, उस स्थान को जो क्रांति में जो घृणा का केंद्र था उसको जला दिया था। ठीक है। किसने? जो फ्रांसीसी क्रांति के लोगों ने। लुई 16 सन 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। और जब ये राजा बना था तो केवल उसकी उम्र कितनी थी? 20 वर्ष इसकी उम्र थी। और लुई 16 का जो विवाह है वो किससे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी एनेथ से हुआ था। और फिर हमने देखा कि 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज है वो 3 स्टेट्स में बटा था, यानी कि 3 हिस्सों में बटा था। और केवल तीसरे स्टेट्स के लोग ही कर अदा करते थे। अभी हमने देखा ही है। फिर हमने और बातें जानी थी कि फ्रांसीसी आबादी में लगभग 90% कैसे थे? किसान थे। और टाइट या फिर इसे बोलते हैं टाइथ, धार्मिक कर के रूप में चर्च के द्वारा जो वसूल होने वाला जो कर था उसे बोलते थे टाइट। ठीक है। मतलब धार्मिक कर के रूप में चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला कर टाइट कहलाता था। और टाइल किसे कहते थे? प्रत्यक्ष कर, मतलब सीधा जो कर राज्य को देना होता था, किसको? किसानों को, वहाँ टाइल कहलाता था। और अप्रत्यक्ष कर भी सरकार के द्वारा वसूला जाता था, जैसे नमक, तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगने वाला कर। तो आज हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति के पहले जो फ्रांस का समाज किस तरह से था। तो अगले पार्ट में हम आगे के इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब तक आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा मुख्य बिंदुओं को, और इन्हें अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद पहला हो गया। और ये लास्ट का आपका। ठीक है। अब इन्हें आप अच्छे से नोट की कर और अच्छे से पढ़िएगा।
जिससे ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो।